अपनी तैयारी 100% नहीं कर सकते, इस बात को समझो। 11th हम कंप्लीट 100% हमें आ जाए, सब कुछ पढ़ लें हम, सब कुछ अच्छे से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज बेटा जो काम 10 महीने का है उसको 2 महीने में नहीं किया जा सकता, है ना। दिस इज नॉट फिजिबल ऑल्सो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन हम अभी जिस स्टेट में है उससे तो बेटर हो सकते हैं, राइट। अभी हम, हमें जितना आता है उससे बेहतर हम कर सकते हैं, है ना। सो दैट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 12th। अगले साल जब हम 12th स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 11th का अच्छा खासा बेस होगा, राइट। जो पोर्शन कवर करना है ना, वो बहुत थोड़ा सा बचेगा, तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा माइंड पे ना, वो आराम से हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमारा टारगेट वही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलो भाई, लेट्स बिगिन। Yes, sir. इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. Good. Yes, sir. Cool. हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? कोई कुछ बोल रहा है? फ्रिक्शन, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग विद फ्रिक्शन, लेट्स सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चंस। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जस्ट टू चेक कि आपने जो पढ़ा था क्लास में, है ना, और जो आपने पढ़ा हुआ है और वो पेपर में भी आ रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का आपको बताना है आंसर। अगर आपको ऑलरेडी आता है या आपको सॉल्व करके निकालना है तो आप 30 सेकेंड्स ले लो एंड देन लेट मी नो द आंसर सो दैट वी कैन डिस्कस। चैट में आंसर लिखना है इसका, ठीक है। हाथ ऊपर करके या अनम्यूट करके आंसर नहीं देना है, चैट में आंसर करना। आया? ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने तुम्हें यस सर। क्लास में? करा हुआ है ना ऐसा क्वेश्चन हमने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. नो सर। नहीं करा है? करा तो है यार, सर आया था। अवेलेबल नहीं थे क्या आप सर क्लास में? आया था। स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर कराया तो था ऐसा क्वेश्चन हमने, स्प्रिंग के क्वेश्चन किए थे, बीच में कट कर दिया था, ठीक है। Yes, sir. करें, डिस्कस करें बेटा इसको, Yes. ठीक है। Yes. आंसर आ गए मेरे पास काफी सारे, इट्स गुड। सर ये पेपर में आया था, हाँ तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, पेपर में आया था। पेपर का ही तो क्वेश्चन है बेटा, पेपर का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये जो स्नैपशॉट है आपके पेपर से तो लिया गया है ना। वी आर डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ पेपर ओनली, राइट। पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करें तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको स्ट्रिंग को कट कर दिया है तुमने यहां से, ठीक है। एक टाइम के बाद इसको कट कर दिया, एक टाइम के बाद एज इन 2 केस बनेंगे। एक तो केस 1 होगा, केस आपका 1 होगा जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, Yes, sir. ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों एग्जिस्ट करेगी? मान लो तुम्हारी एक स्प्रिंग थी, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये ऐसे स्प्रिंग हैंग कर रही है मान लो वॉल से, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सटेंशन आएगा क्या बेटा? Yes, कोई sir. एक्सटेंशन नहीं आएगा ना इसमें? No, अरे sir. एक्सटेंशन क्यों No, आएगा sir. जब ये फ्रीली मासलेस स्ट्रिंग है, ऐसे हैंग कर रही है बिना किसी वेट के, तो कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा। अगर तुमने No. इसमें लगा दिया ऑब्जेक्ट एम मास का, तो फिर ये नीचे हो जाती है क्या, थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है क्या Yes, sir. इसके Yes, वेट sir. की वजह से, Yes, sir. है ना। तो Yes, sir. वेट लगा दिया है तुमने 2m और m, ये 2 वेट्स लगा दिए, 2 मासेस आपने इसके साथ अटैच कर दिए, तो इनके वेट की वजह से स्प्रिंग नीचे आएगी और उस एक टाइम तक, एक पॉइंट तक नीचे आएगी, एक डिस्टेंस तक नीचे आएगी, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी क्या? Yes, sir. कब sir. आएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन? कॉन्सेप्ट समझ में आता है सबको? कब आएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन? जब ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्या कांस्टेंट हो जाएगी? बताओ भाई, आंसर बताओ बेटा, जिनको आता है ना वो आंसर किया करो, उससे पता है क्या होगा, तुम लोगों का फायदा होगा, क्लास सर की स्पीड बढ़ेगी। बोलो। जब ये अपने नॉर्मल स्टेट पे एक बार कांस्टेंट हो जाएगी। नॉर्मल स्टेट पे कांस्टेंट हो जाएगी बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आंसर करने का ट्राई करो, क्यों होता है ऐसा और कब होगा, मतलब वो बताना चाह रहा हूँ मैं। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ सृष्टि, आई एम आस्किंग फॉर अ कॉन्सेप्ट कि कब तक, कब आएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में या स्टेट में, ये पूरा सिस्टम कब आएगा? Sir, सब वेट storing फोर्स और force. रिटार्डिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी।
Retarding force. How can you say retarding force? Restoring. Restoring. हाँ, restoring. Very good. स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, यानी कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग नाम का इंसान है, वो क्या बोलता है कि यार अगर तुमने मुझे स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता हूँ, है ना, यही मैं चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनल स्टेट में आ जाऊँ अपनी, है ना, जो मेरी ओरिजिनल लेंथ थी वहां पे मैं जाना चाहूंगा हमेशा, राइट। तो जब आप स्प्रिंग को नीचे स्ट्रेच कर रहे हो वेट की वजह से, तो वेट वो क्या बोलेगा कि एक केएक्स फोर्स में ऊपर की तरफ अप्लाई करूंगा, स्प्रिंग बोलेगा कि मैं अपने अंदर एक केएक्स फोर्स मेरे अंदर ऊपर की तरफ अप्लाई होगा जो वेट को बैलेंस करेगा, राइट। यही होता है रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। Yes, sir. Yes. एमजी तो Yes, नीचे लग रहा है, sir. केएक्स भी ऊपर लगेगा। अब एमजी जो है वो 2m और m के दोनों की वजह से लगेगा, राइट। तो अगर आप m वाले ब्लॉक पे एफबीडी बनाओगे, कोई भी एक ब्लॉक पे बना लो, ठीक है, कोई भी एक ब्लॉक पे बना लो, m पे बनाओगे अगर, तो m में ऊपर केएक्स आएगा क्या, Yes, sir. और Yes, नीचे sir. mj आएगा क्या। Yes, sir. Yes, sir. अरे क्या यस सर, ऊपर केएक्स कैसे आएगा, स्ट्रिंग बंधी हुई है 2m और Sir, m के tension. बीच में, स्ट्रिंग बंधी हुई, स्ट्रिंग, स्प्रिंग नहीं है बेटा। यहाँ पे टेंशन आएगा या फिर केएक्स आएगा, Sir, tension. ऐसे मत बोलो, Tension. कॉन्सेप्चुअली ऐसे गलत नहीं होना है। हाँ, तो यहाँ पे केएक्स नहीं आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, Tension. टेंशन। Tension force. क्लास में ध्यान दीजिए। और 2m वाले का अगर एफबीडी बनाएंगे तो इसके साथ क्या होगा भाई, 2m वाले के साथ नीचे 2 mg weight. नीचे 2mg वेट, ऊपर टेंशन। ऊपर केएक्स, ऊपर स्प्रिंग है, Yes, sir. नीचे बात समझ में आ tension. रही है? और नीचे टेंशन जरूर लगेगा, Tension आएगा. ठीक है। तो अगर इस m वाले ब्लॉक पे अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं तो T इक्वल्स टू mg बन जाएगी, बोलो हाँ या ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। और अगर हम इसमें लिखना चाहें इक्वेशन किसकी, आफ्टर कटिंग, केस टू मतलब जब हमने कट कर दिया भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें टेंशन की वैल्यू तो मिल चुकी है, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, तो जब sir. स्ट्रिंग कट होगी तो टेंशन गायब हो जाएगी क्या, जब स्ट्रिंग ही नहीं बचेगी तो टेंशन कहां से बचेगी, Yes, sir. राइट। तो छोटा वाला जो ब्लॉक है, छोटा वाला जो ब्लॉक है मास m वाला, ये तो नीचे एक्सेलरेट करेगा विद g, फ्री फॉल हो जाएगा ना इसका, तो नहीं Yes, समझ sir. में आया, Yes, sir. आगे समझ में आ गया भाई। Sir. ये जो मास m का ब्लॉक है, जब इस पे काट दोगे t इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो ऊपर वाला तो फोर्स ही कैंसिल हो गया, नीचे वाला बचा है mg, तो mg ही रीजन होगा जो ma प्रोड्यूस करेगा, mg इक्वल्स टू ma हो जाएगा, तो m से m कटेगा तो इक्वल्स टू g आ जाएगा। और 2m वाला जो ब्लॉक है उसके साथ क्या होगा, 2m वाले ब्लॉक के साथ क्या होगा, mg/2m. हाँ ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी mg इक्वल्स टू क्या बनेगी, 2m a बनेगी क्या, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g/2 आ जाएगा, पर ये जाएगा कहाँ, ऊपर या नीचे, अपवर्ड, Sir, ऊपर. अपवर्ड ऊपर. जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई एक सवाल और है, इसको सॉल्व कीजिए सब, मैं आता हूँ 2 से 3 मिनट में, आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए और चैट में आंसर करना है, सॉल्व करके मैं इसमें सवाल पूछूंगा कैसे किया, तो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना, केवल आंसर मत दे देना बिना, अगर नहीं आता है तो।
Am I audible बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके सॉरी, ये मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। आई गेस आपको अभी विजिबल होऊंगा मैं। क्वेश्चन हुआ क्या? yes, sir. ऑप्शन ए। Yes, नहीं sir. आया? Is the screen visible? Screen Yes, visible है? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Alright. sir. तो पेपर में हुआ क्या ये सवाल, ये बताओ पहले तो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम में हो गया था आपसे ये क्वेश्चन? No, sir. Yes, sir. आई गेस इट्स प्रीटी इजी टू सॉल्व। आई गेस इतना डिफिकल्ट था नहीं क्वेश्चन ये, है ना? Yes, और sir. जो जो आपको पढ़ाया है मैंने उसके बेसिस पे हो भी रहा है। अब देखो, ऐसा नहीं कि सारे सवाल हो जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे उनके बेसिस पे अधिकतर क्वेश्चंस हो सकते थे? हाँ जी सर। काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते थे, राइट? सॉल्यूशंस भी आप देखोगे ना तो उसमें आपको जो दिक्कत आएगी ना, मेनली वो अप्रोच में आएगी। कॉन्सेप्ट आपको पता है अधिकतर, हो सकता है कुछ नहीं पता हो बट अधिकतर पता है ना? तो जो मेन दिक्कत है ना वो है आपकी अप्रोच में, कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो। जैसे कि अब इसमें पूछा क्या है इन लोगों ने, एक्सेलरेशन पूछा है, Yes, sir. acceleration Yes, पूछा है, sir. ठीक है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज व्हेन द पुली इज फ्री टू रोटेट। अब पुली इज फ्री टू रोटेट का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम ऊपर या नीचे जा सकता है। तो हमें क्लियरली विजिबल है कि आपका जो m1 है क्या वो m2 से बड़ा है? yes, sir. अब m1 Yes, m2 sir. से बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे इसकी। यही सीखा है हम लोगों ने, Yes. Sir. है ना? अरे हाँ ना बोलो भाई, एफबीडी बनाएंगे ना इसकी, Yes, sir. ठीक है? तो क्या बनेगी एफबीडी भाई m1 ब्लॉक की? M1G नीचे को लगेगी। m1g। सर ऊपर टेंशन लगेगी, नीचे mg। यस ऊपर सर। टेंशन लगेगी, नीचे mg लगेगा, राइट? तो ये आपका m1 नीचे की तरफ जाएगा क्या, ए Yes. एक्सेलरेशन से? Yes, Yes. sir. और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m1g? यस Yes. सर। और Sir. इस पे भी नीचे की तरफ लग रहा है m2g। यस सर। Yes. और m2 Yes, नीचे sir. जाएगा ऊपर जाएगा सेम एक्सेलरेशन से, सर ऊपर जाएगा। सर ऊपर। वेट कम है इसका। है ना? वेट कम है, ठीक है? तो अब इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। पहले पहले m1 वाले पे लिख लेते हैं। अच्छा, टेंशन फोर्स भी बनाना है। यहाँ पे टेंशन आ रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना? जिसका आपका रिएक्शन पेयर ऐसा बन जाएगा। इसमें भी ऊपर टेंशन टी आएगा क्या, सेम स्ट्रिंग है क्योंकि, है ना, स्ट्रिंग सेम है आपकी, राइट? तो Yes. पहले वाले के केस में क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, m1g माइनस T. टी T. इक्वल्स टू m1a। M1. और सेकंड वाले के केस में क्या बनेगा, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। यही बनेगा क्या Yes. बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कर लिया इसको, सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, है ना? टेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट? और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है इससे, ऑप्शन ए। m1 माइनस m2 अपॉन अपॉन M1 M2 m1 प्लस m2 इंटू G। इंटू। बहुत बढ़िया। अब तो वैल्यूज पुट करनी है यार। g की वैल्यू आप रख दो 9.8 और 5 और 4.8 रख दो वैल्यूज, 0.2 आ जाएगा इससे। आ गया था? यस सर। Yes, sir. तो Yes, वैल्यूज sir. pretty Yes, easy sir. question. लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर एक्चुअली, ठीक है? चलो बाकी क्वेश्चंस फिर हम डिस्कस करेंगे डाउट्स के बेसिस पे ही, जिसमें डाउट है उस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लेट हो रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के साथ। हाँ इरम बोलो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो वाला पूछना था। सबसे पहला क्वेश्चन ही तो बताया बेटा, ये वाला। तो आपने कहा था कि अगर एम वाला ब्लॉक ऊपर को टेंशन फोर्स लगाएगा तो 2m वाला नीचे को भी तो टेंशन फोर्स लगाएगा। बेटा टेंशन तो जीरो हो जाएगी ना जब स्ट्रिंग कट जाएगी। अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है, ये मेरा ब्लॉक है ए ब्लॉक, है ना, और ये ब्लॉक है मेरा बी ब्लॉक, दोनों हैंग कर रहे हैं मान लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और इन दोनों के बीच में टेंशन है, कुछ होगी सही टेंशन अगर हैंग कर रहे हैं तो, राइट? कुछ तो टेंशन होगी सही। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रिंग ही कट कर दूं, काट दी मैंने स्ट्रिंग, है ना, तो फिर इस स्ट्रिंग में, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो जाएगी। तो ए ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो टेंशन लग रही है वो भी गई, और बी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रही थी वो भी गई। क्या ये बात समझ में आती है सबको?
Yes, sir. टेंशन Yes, खत्म हो sir. जाती है Yes, जब sir. स्ट्रिंग को कट करते हो। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व भी ऐसे ही होते हैं एक्चुअली, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में देगा ना कि कट कर दी स्ट्रिंग इज कट, या स्प्रिंग भी काट देते हैं कभी कभी। स्प्रिंग काटेंगे तो क्या उड़ाना है, कौन सा फोर्स को हटाना है, के एक्स वाले फोर्स को, राइट, के एक्स वाले फोर्स। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां से भी जो भी चीज एलिमिनेट की जा रही है उस फोर्स को आप हटा देना। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, आगे चले, फ्रिक्शन पढ़े। Yes. चलो भाई, सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो Yes, मैं sir. यही कहूंगा कि बेसिक्स आप लोगों को आते हैं। रीजन आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। Yes, sir. सबसे पहली बात फ्रिक्शन के बारे में जानने वाली क्या है, दैट इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा म्यूट कर लो एक बार, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेस, क्या क्या अपोज करता है ये, Motion of motion. Motion. मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन, Yes. Sir. रिलेटिव मोशन। मोशन अकेला नहीं बोलना है, रिलेटिव मोशन बोलना है। क्योंकि बेटा हम क्या करते हैं जनरली, हम ग्राउंड को रेस्ट पे ले लेते हैं। ये जो तुम्हारा सरफेस है मान लो, ठीक है, ग्राउंड या सरफेस जो भी है, इसके ऊपर अगर तुमने कोई ब्लॉक रख दिया और तुम ब्लॉक को मूव कराना चाहते हो, इस पे एफ फोर्स लगा दिया लेट से, तो अभी तक आप फ्रिक्शन को आपने कैसे पढ़ा था कि भाई आगे जा रहा है, एफ फोर्स आगे लग रहा है तो आगे जाना चाहेगा एम, Yes. तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। यही पढ़ा था अभी तक, Yes. अपोज करेगा, है ना। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि आगे जाने से रोकता है ना, पीछे की तरफ खींचता है, अपोज करता है मोशन को। यही पढ़ा है हमने अभी तक, Yes. राइट। Sir. ये हर केस में थोड़ी ना वैलिड है बेटा, ध्यान से समझो। अगर मैंने सरफेस को भी मूव करा दिया, मेरा सरफेस भी मूव कर रहा है, मूविंग सरफेस है, मूविंग सरफेस समझते हो कि इसका भी मोशन हो रहा है ना, सरफेस भी मूव कर रहा है। एग्जांपल्स के लिए आप देख लो ना, कुछ भी एस्केलेटर वगैरह देखे होंगे आपने, Yes, sir. एस्केलेटर है ना, एयरपोर्ट पे एक ऐसा लगा होता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मतलब जिसपे कि लगेज रख देते हैं, लगेज अपने आप आगे आ रहा होता है, वो बेल्ट चल रही होती है ना, क्योंकि Yes, sir. है ना, मोशन कर रही होती है बेल्ट। तो उसके ऊपर एस्केलेटर भी देखा होगा आपने, जो अपने आप ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती हैं, है ना, स्टेयर्स जाती हैं, उस पे अगर आप चलने लगो तो आप रिलेटिव मोशन बेसिकली आ जाएगा ना फिर कॉन्टेक्स्ट में। बात समझ में आ रही है, स्टेयर्स भी चल रही है, आप भी चल रहे हो अगर, अरे Yes, एग्जाम्पल sir. समझ में आ रहे हैं सब लोगों को, रिलेटिव Yes, मोशन। sir. तो फिर उस केस में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि फ्रिक्शन आपको अपोज कर रहा होगा मोशन को आपके, हो सकता है वो आपको सपोर्ट कर दे, हो सकता है आपको सपोर्ट कर दे, है ना। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है हमेशा, और उसका रीजन क्या है वो अभी हम समझेंगे जब हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, लेकिन अभी हम रिवाइज कर लेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों अपोज कर रहा है ये रिलेटिव मोशन को। ठीक है, चलें भाई आगे चलें। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स समझ में आता है, कांटेक्ट में रहना जरूरी है Yes, sir. ना। इफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट देन देयर विल बी नो फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर विद Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो these are few concepts that needs to be clear, ठीक है, चलो भाई। अच्छा, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एफ एस या एफ के वो जो हम पढ़ेंगे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन तो हम लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, रिप्रेजेंटेशन मतलब, है ना, समझते हो तो तुम, जैसे फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो ये मूव तो तुम्हें समझ में आ गया कि कोई मूव कर रही है। टेंड्स टू मूव का मतलब क्या हुआ, कोई समझा सकता है क्या इसका मतलब? मूव करने की कोशिश कर रही है। मूव करने की कोशिश कर रही है, तो क्या करेगा फ्रिक्शन, क्या करेगा? उसको मूव करने से रेजिस्ट करेगा। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका एम ऑब्जेक्ट, इस पे आपने फोर्स लगा दिया आगे की तरफ, ठीक है, तो आपका जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शन देगा इसको कुछ ना कुछ, है ना। ये जो दो सरफेसेस हैं ब्लॉक और ग्राउंड के, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो वो फ्रिक्शन, अगर ये इनिशियली रेस्ट पे है, रुका हुआ है अभी, ठीक है, तो आपका फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि मैं इसको मूव नहीं करने दूंगा, यही बोलेगा, है ना, मोशन में नहीं Yes, आने sir. दूंगा, रेस्ट पे ही रखूंगा, है ना। ऑब्वियसली फ्रिक्शन की भी एक लिमिटेशन होगी
है ना, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट पे जो लगता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पे, है ना, मैंने बॉडीज एट रेस्ट, तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। लेकिन आप लोगों को ये समझ में आता है कि फ्रिक्शन चाहेगा कि ब्लॉक आगे मूव ही ना हो पाए, है ना, रोकेगा वो उसको, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है ना भाई, रिलेटिव मोशन हो जाएगा अगर ब्लॉक मूव कर गया तो, है ना, ग्राउंड के कंपैरिजन में ब्लॉक आगे चला जाएगा। बात समझ में आती है सबको, Yes. है ना। Yes, तो sir. इस केस में हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, टेंड्स टू मूव, यानी कि मूव करना चाहता है, तो जो फोर्स उसको अपोज कर रहा है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। सो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, यानी कि अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो और आपका ब्लॉक मूव कर रहा है, और अगर आप भी मूव कर रहे हो, है ना, आप भी मूव कर रहे हो, और आप सॉरी आपका सरफेस भी मूव कर रहा है, तो फिर आपको उस कंडीशन में पहले रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता पाओगे। ठीक है, तो जब तक हमें ये बात पता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि इट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच के मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, तब तक हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन सही ही देंगे, गलत नहीं होगी हमसे। ठीक है भाई, मैथमेटिकली समझते हैं, अच्छे से बता तो हमारे दीजिए। काम की बातें जहां से न्यूमेरिकल आता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, राइट, Yes. है ना, Yes, स्टैटिक sir. फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। Yes, sir. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कब लगता है, when there is no actual relative motion but just a tendency। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, Static and kinetic friction. फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं हम, स्टैटिक में तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव, टेंड्स टू मूव, मूव नहीं कर रहा है ना, टेंड कर रहा है मूव करने पे, यानी रेस्ट पे है, राइट। और काइनेटिक में जब एक्चुअली बॉडी क्या होती है, मूविंग, है ना, मोशन में होती है, राइट। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये दोनों डिस्टिंग्विश इस तरह से हम कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, अच्छा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या होता है ये, सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, इसके पहले एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, जहां से न्यूमेरिकल बनेगा, वो होती है म्यू एस एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। N. तो आपका फॉर्मूला भी यही बनता है फ्रिक्शन का, है ना, म्यू एस इंटू एन। अब इसमें म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, या निकालना भी होगा तो फिर आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है ये, सरफेस पे। सरफेस। ठीक है, डिपेंड्स ऑन सरफेस। अगर सरफेस में इरेगुलरिटीज ज्यादा हैं, इरेगुलरिटीज यानी रफ सरफेस है ज्यादा, रफ सरफेस, रफ सरफेस तो समझते होंगे, स्मूथ और रफ में डिफरेंस तो समझते हो, है ना। तो अगर Yes, रफ sir. ज्यादा है, Yes. अगर रफ ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर कर पाएगा वो, है ना, Yes, ज्यादा sir. फ्रिक्शन लग पाएगा। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जितनी रफनेस है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा अकॉर्डिंगली, राइट। सो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एन क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल एन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पता है ना तुम लोगों को, यस सर। बढ़िया Yes, है sir. नॉर्मल रिएक्शन, जो Yes, सरफेस sir. ऑफर कर रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन इसकी होती है, और जो सरफेस ऑफर करता है आपको कांटेक्ट फोर्स होता है ये भी, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन अभी जनरली आपकी बैलेंस आउट हो जाती है एमजी से, है ना, जनरली। जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं ना, जब एन इक्वल्स टू नॉट एमजी होता है, एमजी के बराबर नहीं होता। अरे देखिए ना यार, इंक्लाइन प्लेन पे डाल दिया था, एमजी कॉस Yes, थीटा के sir. बराबर आ रहा था नॉर्मल रिएक्शन,
है ना, mg के बराबर नहीं आ रहा था, है ना। तो हमने ऐसे केसेस भी देखे, तो जनरली हम वर्ड यूज कर लेते हैं फिर, ताकि हम सेफ रहें, है ना। तो अब आपका स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो आपका फ्रिक्शन लगना चालू हो चुका है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ यू नीड टू फाइंड वन मोर फोर्स, ठीक है, इन योर इक्वेशंस। चलो भाई, बात कर रहे थे हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की, पहली बात। दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि ये सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है। हाँ इरम बोलो। ये फ्रिक्शन एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा अभी तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? सर फ्रिक्शन। बेटा इतना जनरल क्वेश्चन नहीं हो सकता, आप यू नीड टू बी स्पेसिफिक विद योर क्वेश्चन इरम, राइट। वी आर इन द क्लास विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, उनका भी टाइम वेस्ट होता है। यू नीड टू बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एंटरटेन योर क्वेश्चन इफ इट इज नॉट स्पेसिफिक। एज इन आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता दीजिए, तो समझ में नहीं आई, या फिर आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए सर कि फ्रिक्शन काम कैसे करता है, कहाँ करता है ना। फ्रिक्शन तो टॉपिक है ना बेटा, चैप्टर का नाम है। आप ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझा दो। आप समझ रहे हैं इरम? आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफिक करो बेटा, ऐसे पूछो कि सर ये पर्टिकुलर चीज समझा दो, तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? अभी बोलो क्या समझना है फ्रिक्शन में। इरम बच्चा क्या समझना है फ्रिक्शन में, कौन सी चीज समझ में नहीं आई है वो तो बताओ। द डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं आई है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है बच्चा। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, पहली बात तो है ना, इट्स अ फोर्स। क्या करता है ये? व्हाट इज दिस फोर्स डूइंग? इट इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। यानी कि जब भी आप दो सरफेस को कांटेक्ट में लाओगे, दो सरफेस कुछ भी हो सकती है, कोई दो, एक ऑब्जेक्ट और तुमने ग्राउंड को कांटेक्ट में लिया है ना, या दो सरफेस, ये तुम्हारे हाथ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, कांटेक्ट में है दोनों हाथ मेरे, ये वाला हैंड और ये वाला हैंड कांटेक्ट में, ठीक है। तो Yes, sir. इनके ये भी क्या हो गया, इनके बीच में भी क्या लग सकता है? कांटेक्ट फोर्स लग सकता है, या फिर फ्रिक्शन लग सकता है, ठीक है। तो जब भी मैं अपने इस ऊपर वाले हाथ को नीचे वाले हाथ के ऊपर ऐसे स्लाइड करना चाहूंगा, आगे ले जाना चाहूंगा, तो मेरे हाथों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो मुझे रोकेगा, अपोज करेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। अभी आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो अभी हम इसके टाइप्स, कॉज, ये सब समझेंगे, तब हमें डिटेल में समझ में आएगा कि फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है पूरी तरह से, ठीक है। सो डू नॉट वरी, अभी हमने स्टार्ट ही किया है। तो देखो अभी हमने ये समझ लिया कि होता क्या है, फॉर्मूला समझ लिया, टाइप्स समझ लिया हमने इसके दोनों, और दोनों को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, डोंट वरी। अभी मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये होती क्या है चीज, है ना। तो उसका फॉर्मूला हमने समझ लिया, म्यू एस एन होता है मैक्सिमम वैल्यू का। लेकिन सर सेल्फ एडजस्टिंग वाली बात अभी तक नहीं समझाई आपने, और आपने ये भी नहीं बताया सर मैक्सिमम ये होता है तो मिनिमम क्या हो सकता है, राइट? अरे Yes, मैक्सिमम sir. म्यू एस एन है तो मिनिमम क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है मिनिमम? सर क्या एक हो ही सकता समय है में। बेटा? लिखा हुआ है यहाँ पे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कुड बी जीरो, राइट। द मिनिमम Yes, वैल्यू ऑफ sir. स्टैटिक फ्रिक्शन कुड बी जीरो आइडियली, मतलब जनरली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो स्टैटिक फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में रहता ही है, बिकॉज ना तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा, राइट। कांटेक्ट फोर्स है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो वो कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा। देन अगेन देयर वुड बी अ आर्ग्यूमेंट कि फिर फ्रिक्शन का डेफिनेशन तो यही बोलता है कि कांटेक्ट फोर्स है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और रही बात कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के जीरो होने की, म्यू एस के जीरो होने की, तो वो भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रफनेस होती है ना। तो फ्रिक्शन का जीरो होने का मतलब ये भी नहीं होता कि म्यू एस एन की वैल्यू जीरो है, क्योंकि म्यू एस एन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, Yes, sir. sir. दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि अगर मैं ये सब बोल रहा हूँ ना कि फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि म्यू एस एन की वैल्यू जीरो है, क्योंकि म्यू एस एन तो क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, Max है ना। friction. मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, मिनिमम नहीं है वो। मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है, मिनिमम तो जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या होगा कि जो दो सरफेसेस हैं वो रोक ही नहीं पा रहे हैं रिलेटिव मोशन को बिल्कुल भी, राइट, यही होगा उसका मतलब तो, है ना। कि Yes, जितना भी sir. थोड़ा बहुत फोर्स लग सकता है एक सरफेस
एक मतलब दो सरफेसेस की कांटेक्ट में आने से वो भी नहीं लग रहा है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 0 से म्यू एस एन के बीच में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दोनों के बराबर भी हो सकता है। आइडियली नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वरना हम थ्योरेटिकली ही बोल रहे हैं इसको। ठीक है, चलो भाई, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम आगे समझेंगे, पहले हम स्टैटिक को कंप्लीट करते हैं। सर एक ही अगर समय हम में दोनों वैल्यू क्या बोल रहे हो बेटा? सर दोनों वैल्यूज एक ही समय में एक साथ नहीं आ सकती, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कैसे आएगी? ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाए? आप बताओ, खुद सोचो। मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब फ्रिक्शन बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगा दे रहा है तुम्हारी बॉडी को रोकने में, ऑब्जेक्ट को रोकने में, है ना? तो उस केस में तो आपका फ्रिक्शन क्या करेगा, अपना जितना भी मतलब जो कांटेक्ट है उसको बिल्कुल मैक्स करना चाहेगा, मैक्सिमम करना चाहेगा, म्यू एस एन की वैल्यू आ जाएगी, है ना? म्यू एस एन आप अप्लाई कर रहे होंगे तो मतलब पूरे दम से आप रोकना चाहोगे। अगर आप खुद फ्रिक्शन हो, ऐसा समझो, तो आप पूरे दम से रोकना चाहोगे ऑब्जेक्ट को कि आगे नहीं चढ़ जाए, मोशन में नहीं आ जाए। और अगर आप जीरो, तो मतलब आपके पास फ्रिक्शन ही नहीं है, आपके आप रोक ही नहीं सकते हो, आपके पास बिल्कुल दम नहीं है, आपने छोड़ दिया एक तरह से ऑब्जेक्ट को, है ना? तो चला ही जाएगा आगे अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो एक ही टाइम पे दोनों वैल्यू कैसे आ सकती है, वो वाली बात है, राइट? अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू के एन, यानी हमने म्यू एस को म्यू के से रिप्लेस कर दिया। और म्यू के का मतलब, म्यू के का नाम क्या होता है, म्यू के का नेम क्या होता है, वो आप समझ सकते हो। उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस, म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड के फॉर्मूला क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है सर, ड्रॉन अ ग्राफ, यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने ग्राफ बनाया है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लिया हमने एम मास का, इसको रख दिया हमने किसी ग्राउंड पे या सरफेस पे, और इस पे हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा केस है। ठीक है, ये हमारा केस है, इसको हमें समझना है। लेट्स से कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है दोनों ग्राउंड्स के बीच में, वो लगता है म्यू एस एन, मैक्सिमम जो बोल रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू इतनी आती है, राइट? तो अगर मैं इसको बोल देता हूं, सरफेस के कोफिशिएंट को बोल देता हूं मैं म्यू एस, ठीक है? तो आपका म्यू एस एन लग रहा है मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग हमें तब समझ में आएगा। तो जैसे कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। किसी को भी नहीं है क्या? सर विजिबल है। अच्छा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो भाई। इधर देखेंगे सब लोग, लेट्स से कि ये 1 kg का ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है किस पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.1 वाले सरफेस पे। अब मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें, एग्जांपल दिया है एक, बताइए भाई, जल्दी बताइए कितना आंसर आ सर रहा एक बार और बता दीजिए क्वेश्चन। है। 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg यस। ब्लॉक, है ना? सरफेस पे रखा हुआ है बिल्कुल स्टिल, कुछ नहीं किया अभी मैंने इसमें। मैंने बस ये बोला है तुम्हें कि म्यू एस की वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो 0.1 है। तो कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है ये सरफेस? 0.1। 0.1। 0.1। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं, ताकि कुछ केसेस हम डिस्कस कर सकें। इसको मैंने 10 kg ले लिया बेटा, 10 kg। अब बताओ कितना आएगा, बताओ। नहीं समझ में आ रहा क्या? 1 मैं करके बताऊं? 1 वन कैसे आएगा बेटा? देखो ध्यान से समझो, अगर मेरा मास है 10 kg का, इफ माई ब्लॉक इज ऑफ 10 kg, ठीक है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो 10 G लगेगा क्या, जो नॉर्मल यस। रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा? और 10 G की वैल्यू कितनी होती है, 10 × 10। अगर हम G की वैल्यू 10 ले लें तो ये 100 100। न्यूटन हो जाएगा ना एन तो। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस 10 किलो सर। यस सर। किलो का वेट कितना होगा, 100 न्यूटन ही तो होगा न्यूटन्स में, राइट? और म्यू यस एस सर। मैक्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन। तो कितना हो जाएगा ये, 0.1 × 100 होगा क्या? यस। यानी यानी कि
10 न्यूटन। कितना आएगा एफएस Yes, मैक्स? sir. कितना आएगा 10 एफएस? Newton. 10 10 न्यूटन। Newton. अरे समझ में आई बात कैसे आया, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हमने क्या किया, म्यू एस को एन से मल्टीप्लाई किया है, एन को कैसे निकाला, एन इक्वल्स टू mg होता है, ठीक है। सरफेस पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो नीचे की तरफ 100 लग रहा है न्यूटन mg की वजह से, ऊपर की तरफ भी 100 लगेगा, यानी एन की वैल्यू 100 है। मल्टीप्लाई कर दिया म्यू एस से, जो कि तुम्हें 0.1 दिया हुआ था, 0.1 इंटू 100 हो गया 10 न्यूटन। अब समझो गेम यहाँ से चालू होता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, लीव हो गया था। बेटा 10 kg का ब्लॉक है, जिस इस पे अगर हम mg निकालते हैं 10 kg के ब्लॉक पे, तो नीचे की तरफ 100 न्यूटन लगता है, राइट। 100 इंटू मतलब 10 इंटू 10, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है, तो नॉर्मल की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर नॉर्मल की वैल्यू 100 है, तो आपका जो एफ एस मैक्स होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो होती है म्यू एस एन, और म्यू एस की वैल्यू मैंने दे रखी है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि हमें 10 न्यूटन मिलेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आपने अब एफ एस मैक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम कुछ एक केस डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो एफ एस मैक्स की वैल्यू लिख देता हूँ, ये आ रही है आपकी 10 न्यूटन। इसका मतलब ये भी है क्या बच्चों कि आपका जो सरफेस है वो मैक्सिमम 10 न्यूटन का क्या ऑफर कर पाएगा? फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। Okay. अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाना चालू करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट केस में, केस नंबर 1, इसमें मैंने ले लिया एफ की वैल्यू ले ली मैंने 5 न्यूटन। कितने लिए मैंने? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। Newton. अगर मेरा 5 न्यूटन आगे लग रहा है, तो क्या मेरा एफ एस मैक्स कितना लगेगा? मेरा एफ एस फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? सॉरी, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसको रोकना चाहेगा ना आगे। अरे यार, अगर ब्लॉक पे मैं 5 न्यूटन आगे लगाऊंगा तो ब्लॉक आगे जाएगा, यस सर। बोलो है ना? Yes, है ना? sir. तो आगे तब जाएगा ना जब उसको, आगे तो तब जाएगा ना जब स्मूथ होगा, ये सरफेस स्मूथ होगा, तब आगे जाएगा, एक्सेलरेट करने लगेगा, बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। yes. Yes, sir. अब ये स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफ है, तो आगे जाने से कौन रोकेगा इसको पीछे की तरफ? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ मोशन को, रिलेटिव मोशन को रोक देता है ना? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, राइट। तो मुझे एफएस की वैल्यू बतानी है बेसिकली आपको। आप लोग बताओगे मुझे कि सर एफएस की वैल्यू इतनी आएगी, बताओ। सर 5 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 5 10 न्यूटन Newton. आएगी या Yes. 5 आएगी? So 10. Sir, 5. अब देखो, हमारा जो एफएस मैक्स निकल के आया है वो आया है 10 न्यूटन, यानी कि तुम मैक्सिमम पीछे की तरफ 10 न्यूटन से खींच सकते हो किसी ब्लॉक को। यस सर। Yes, Yes, sir. पर एक बात समझो, Yes, sir. अगर आप 10 न्यूटन से खींच सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 10 न्यूटन से खींचना जरूरी ही है। बात समझ में आ रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? कि ब्लॉक मूव नहीं हो पाए, रेस्ट पे रहे, यही चाहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो Yes, sir. यस सर। यही चाहता है। sir. दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो पाए, यही चाहता है, सरफेस भी यही चाहता है जो कि फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है ना? तो वो तो भाई 5 न्यूटन में भी काम चल रहा है उसका, तो बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 5 न्यूटन में भी काम चल रहा है, 5 न्यूटन में भी मूव नहीं करने देगा वो ब्लॉक को, है ना? तो यहाँ पे भी आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू एफ एस, बोलो हाँ या ना? Yes, नेट sir. फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना? नेट फोर्स 0 हो Yes, जाएगा। sir. तो 10 न्यूटन क्यों लगाऊंगा बेटा मैं? क्यों लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन क्यों आएगी जब 5 में काम चल रहा है? बात समझ में आई सबको ये वाली? यस सर। Yes, sir. अब बताओ मुझे, Yes, sir. केस टू लेते हैं, जिसमें कि मैं F इक्वल्स टू ले रहा हूं 10 न्यूटन। अब मेरा ब्लॉक जो है 10 kg का, उस पे आगे अगर 10 न्यूटन लग रहा है, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए ताकि रुक जाए? ऑब्वियसली यही चाहेगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, 10 यानी कि Newton. अब मेरी लगेगी पूरी मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. केस नंबर 3 लेते हैं। अगर मेरा फोर्स आगे की तरफ कितना हो जाए? 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का हो जाए, तो मेरी कितनी वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की पीछे की तरफ? 15.
पंद्रह। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? सर kinetic friction। हाँ, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? अभी क्या पढ़ा है मैंने? सर काइनेटिक फ्रिक्शन। जब फिर टेंडेंसी हो मशीन। बेटा स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सर जब फ्रिक्शन बॉडी रेस्ट होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है। हाँ, स्टैटिक का मतलब ही यही होता है ना बेटा। स्टैटिक का मतलब ही होता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपका जब बॉडी मूव करने लगता है, जब आपका बॉडी मूव करने लगता है तो उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो केस नंबर 3 है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग चुका, एफएस मैक्स लग चुका, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी 10 न्यूटन, है ना, इतना ही लगेगा। लेकिन अब जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये कब तक लगेगा? जब तक कि मूविंग की वर्ज पे आ जाएगा वो, है ना। जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर दिया वैसे ही कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि हमें म्यू के एन करके निकालना पड़ेगा, है ना। और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, अभी आगे बताऊंगा मैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन से ऊपर नहीं लग सकता। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि कभी 5 न्यूटन लग रहा है, कभी 10 न्यूटन लग रहा है, बीच में अगर हो सकता है 7 न्यूटन हम लगाते तो 7 न्यूटन भी लगता पीछे की तरफ। तो इससे समझ में आया आपको कैसे ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी खुद से एडजस्ट कर रहा है कि उसको कितना लगना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सर 10 ही क्यों लगेगा? क्या बोल रहे हो बेटा? सर 10 ही क्यों लगेगा? 10 सर 10 ही क्यों लगेगा उसमें? किसमें? कौन से केस में? स्टैटिक फ्रिक्शन में। कौन से केस में? केस नंबर 1, 2 या 3? सर स्टैटिक फ्रिक्शन में 10 से ऊपर क्यों नहीं लग सकता? ऊपर का? ऊपर का मतलब किसकी बात कर रहे हो बेटा आप? सर ज्यादा शायद पूछ रहे हैं। सर 10 से ज्यादा क्यों नहीं लग सकता? मैक्स वैल्यू वही है। बेटा एक तो आप लोग स्पेसिफाई किया करो कि आप कौन से, जैसे मैंने बोला कौन से केस की बात हम कर रहे हैं, 1, 2 या 3, तो आप ऐसे बोलो कि सर थर्ड केस या सेकंड थर्ड केस की बात सर, कर रही है ना। तुम ये ऐसे बोलते हो वो वहां नहीं लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा लगता है रोहित शर्मा बात कर रहा है। केस नंबर 3, थर्ड केस की अगर आप बात कर रहे हो तो 10 से ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की म्यू एस एन। ठीक है, म्यू एस एन मतलब म्यू एस जितना भी दे रखा है वो दिया होगा आपको, क्योंकि सरफेस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो तुम थोड़ी जाओगे चेक करने की सरफेस का कितना कोफिशिएंट है या कितनी रफनेस है ना, वो तो तुम्हें क्वेश्चनर दे देगा, आपको एग्जामिनर दे देगा। तो आपको म्यू एस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रिएक्शन को। जब आप ऐसा करोगे तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड कैसे? म्यूएस की वैल्यू ही इस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि कितने एक सरफेस दूसरे सरफेस से को कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि बॉन्ड जो बनता है, अभी पढ़ेंगे हम उसका कॉज पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? स्क्रीन दिख रही है, एक बार आप रीजॉइन करो। स्क्रीन दिख रही है ना बेटा सबको? यस सर। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रैक्टिकली डिफाइन होती है। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कि सर मैक्सिमम वैल्यू यही क्यों होती है, उनको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली लैब में डिफाइन करा है बेटा, इसको कैलकुलेट करके वैल्यूज लेके एग्जांपल्स लेके बहुत सारे, कि नॉर्मल रिएक्शन जितना मिल रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट ऐसे ही नहीं निकाले जाते, एग्जाम उसकी एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो निकाल पाओगे आप कोफिशिएंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे ना आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, तभी तो निकाल पाओगे कि कितना रोक पा रहा है वो उसको, है ना, कितना रोक पा रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे निकाले जाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, या इतनी इतना बॉन्ड बन सकता है दो सरफेस के बीच में, या इतना रोक सकता है एक सरफेस दूसरे सरफेस को। ठीक है, तो उससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। फिर जब वो मूव करने लगता है, जब वो मूव करने लगता है तो फ्रिक्शन कुछ जो भी ऑफर होगा वो अलग ऑफर होगा, सेम थोड़ी ऑफर होगा जो आपको रोक रहा है। ठीक है, जो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है वो सेम ऑफर थोड़ी होगा, क्योंकि जब आप मूव कर रहे हो तब तो आप जो सरफेस है जिसपे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है सरफेस पे जब वो रुका हुआ है, वो सेम थोड़ी है जब वो मूव कर रहा है उसके कंपैरिजन में।
बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बाकी अभी Yes, कॉज sir. पढ़ेंगे ना तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो क्लियर होगा। ठीक है, चलो भाई, अभी ये समझ में आया सेल्फ एडजस्टिंग कैसे होता है? यस सर। ये समझ में आया? तो इसका ग्राफ भी हम स्टडी कर रहे हैं बच्चा, ग्राफ देख लो इसका ढंग से। जैसे कि मैंने आपको बताया 0 हो सकता है, यस सर। 0 हो सकता Yes, sir. है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू तुमने लगाई 1 न्यूटन, जैसे कि कुछ लगाई F1, है ना, तो इसके कंपैरिजन में स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी एक वैल्यू दे दी FS1। बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई मेरे 1 न्यूटन लग गई तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गया। बोले ठीक है 1 न्यूटन से काम चल रहा है, मैं 1 न्यूटन ही दूंगा तुम्हें, है ना। फिर तुमने बढ़ाई, वैल्यू बढ़ाई, 2 न्यूटन लगा दी, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलेगा ठीक है मैंने भी वैल्यू बढ़ा दी, 2 न्यूटन कर दी, है ना। और ऐसे बढ़ती जाएगी जब तक, कब तक बढ़ेगी? जब तक कि आप इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर दो जो कि आपके एफएस मैक्स के बराबर आ जाए। अब एग्जांपल से समझ आया हमने ये चीज? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या लीनियरली वेरी कर रही है ये चीज? जब मैंने एफ की वैल्यू 5 न्यूटन ली तो एफएस की वैल्यू भी 5 न्यूटन आई। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, मैंने कैपिटल एफ की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 7 न्यूटन ली तो मेरे एफएस की वैल्यू भी 7 न्यूटन आई। बोलो हाँ या ना? yes, sir. यस सर। आपको दिख रहा है ये कि ये लीनियरली Yes, वेरी sir. कर रहा है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनता है ना, लीनियर वेरिएशन, है ना, जितना x है उतना ही y है, तो वो वाला Yes, ग्राफ sir. स्ट्रेट लाइन बनेगा y इक्वल्स टू x का ग्राफ। यस सर। यस सर। ठीक है, ग्राफ समझा रहा हूं मैं तुम्हें कैसे बनाते हैं। ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, खुद बना सकते हो तुम। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है ना सबको एफ एस मैक्स तक, है ना, ये आप खुद बना सकते हो। बोलो हाँ या ना? बोलो, समझ में आ Yes, रहा है? sir. यस ठीक है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है ये। जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अचीव हो गई, अब तुमने अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, ये जो अप्लाइड फोर्स है ये तुम अभी रुके नहीं, तुम्हारा मन किया नहीं मैं तो और फोर्स लगाऊंगा ऑब्जेक्ट पे, तो तुमने और बढ़ा दिया। जैसे ही तुम बढ़ाओगे वैसे ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने लगेगी, क्योंकि अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन के जोन में चला गया है। ये कौन सा जोन है? ये वाला कौन सा जोन है? Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन का जोन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जोन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बचेगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम आती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। रीजन क्या होता है? क्योंकि म्यू एस हमेशा बड़ा आएगा म्यू के से, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये भी हमें अभी समझ में आ जाएगा कि इसका भी रीजन क्या है जब हम कॉज पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? ग्राफ समझ में आया? काइनेटिक फ्रिक्शन का आ जाएगा, स्टैटिक वाला समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी अभी हमने पढ़ लिया है, मैं एक बार इसको रिपीट भी कर देता हूँ। काइनेटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट द एक्चुअल रिलेटिव मोशन इज गेटिंग अपोज्ड विद इन सर्फेसेस। ठीक है, if two surfaces are there, ठीक है, and if one object or one surface is in motion with respect to the other one, then the hindrance or the friction that is being applied between the surfaces is kinetic friction. तो Sir, repeat कर. जब एक्चुअली मोशन हो रहा है, कहने का मतलब ये है एक्चुअली मोशन स्टार्ट हो चुका है, तब जो लग रहा है वो कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि हमेशा कितनी वैल्यू होगी इसकी? हमेशा 1 म्यू। म्यू के एन। ठीक है भाई? Okay. ठीक है, Yes, sir. यस सर। और म्यू के क्या होता है? यस सर। क्या होता है म्यू के? Kinetic friction. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अरे बात समझ में आती है आपको? ठीक है, यस जब अप्लाइड फोर्स लगेगा कंटिन्यूअसली मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा पीछे की तरफ। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता रहेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। सर। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनना चाहिए। देखो अभी बनाया भी हमने, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का जो ग्राफ है, अब तुम फोर्स कितना ही लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ, चाहे एक पॉइंट के बाद जब काइनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है मार्केट में तो उसके बाद वो कांस्टेंटली ऐसे चलता जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। कांस्टेंट है ना भाई, अभी तो पढ़ा है। Yes, sir. Constant रहता है। चलो
दोनों चीजें समझ में आ गई है आपको? तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। जो अभी ग्राफ पढ़ा ना हम लोगों ने, उसे ही Yes, sir. वेरिएशन बोलते हैं। फ्रिक्शन का वेरिएशन विद अप्लाइड फोर्स जो हमने ग्राफ पढ़ा है वही आपका वेरिएशन है। मतलब बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ वेरिएशन विद फ्रिक्शन विद वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स, तो आप यही ग्राफ बना के आना और इसको एक्सप्लेन कर देना। ये पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेट लाइन की तरह, और मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है म्यू एस एन के बराबर, एंड देन थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कूल। Yes, sir. चलो कॉज ऑफ फ्रिक्शन से अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. Okay. टाइम हो चुका है तो होगा, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है, आज तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाए आज वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है भाई? ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir. No, sir. एनी डाउट्स एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, यू कैन लीव द क्लास देन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। हाँ वंशिका बोलो।